ये पूरा जो है पढ़ा भी दिया और ये शूट नहीं हो पाया। मतलब मेरी बस वॉइस आ रही थी और ऐसा वीडियो में मैं होल्ड हो गया था, फ्रीज हो गया था। और मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, देख रहे हो आप। चलो आओ, फिर से पढ़ते हैं अपने लोग। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके लिए कुछ भी। देखो, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भैया अगर ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि तीन केसेस होते हैं। जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट जिस दिन आ रही है उस दिन कैसे फॉलो होगा, और उसके ट्रांसफर के पहले कैसे क्या फॉलो होगा। तो मैंने बताया था कि जिस जो उसका वजूद रहेगा, जैसे अगर 16 से वो 40 में जा रही है तो एट द डेट ऑफ कन्वर्जन वो 16 की बुक वैल्यू मानी जाएगी। फिर आप 40 कर रहे हो तो 31 मार्च को जो आपकी क्लोजिंग रहेगी वो 40 के अकॉर्डिंग होगी। मतलब जो बदल दी जाएगी, फिर उसकी वो वैल्यू होगी। डिस्पोजल में क्या क्या है, मतलब आपने इन्वेस्टर प्रॉपर्टी क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब या बुक से उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, बुक से उसको आप क्या कर रहे हैं, हटा रहे हो। तो सर क्या करेंगे, तो देखो डिस्पोजल इन्वेस्टर प्रॉपर्टी, आईपी यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी डी रिकॉग्नाइज। आप उसको डी रिकॉग्नाइज करना करोगे कब, ऑन डिस्पोजल, मतलब या तो आपने सेल कर दिया डायरेक्ट, यानी कि ओनरशिप आपकी चेंज हो गई, जैसे आपने किसी ने को बेच दिया, या इंटरिंग इनटू फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में आपको मालूम ही होता है कि इसमें क्या होता है ना, वो डीम्ड ओनर हो जाता है ना, जो आपका लेसी होता है वो डीम्ड ओनर हो जाता है, इसीलिए फाइनेंस लीज। और या आपको क्या लग रहा है कि वो परमानेंटली विड्रॉन फ्रॉम यूज हो गया, मतलब अब उसकी कोई यूज नहीं है, मतलब वो स्क्रैप हो गई या कबाड़ हो गया, तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हो, और कोई भी उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो ये तीन केसेस हैं। इन तीनों केसेस में आपको उसको डिस्पोज करना ही पड़ेगा। या तो आप उसको बेच रहे हो, ओनरशिप चेंज हो गई, या तो आपकी फाइनेंशियल लीज में आ गया, या तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, या तो परमानेंटली विड्रॉन हो गया यूज से। तो देखो, अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप यानी कि डायरेक्ट आपने इन्वेस्टर प्रॉपर्टी बेच दिया, तो शुरू में हम लोग इन्वेस्टर प्रॉपर्टी अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, इन्वेस्टर प्रॉपर्टी डेबिट टू पार्टी या टू बैंक, पेमेंट करते हैं ना, तो यहाँ पे बस उल्टा, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टर प्रॉपर्टी। और ये हमेशा क्या होगा, कैरिंग अमाउंट पे होगा। कैरिंग अमाउंट मतलब आप समझते हो कि नहीं, जैसे आपकी बुक्स में जो वैल्यू चली आ रही है उसी वैल्यू को ना आप डी रिकॉग्नाइज करोगे, आपके बैलेंस शीट में जो वैल्यू चली आ रही है उसी वैल्यू से आप डी रिकॉग्नाइज करोगे। और जो आपको पैसा मिलेगा ये पूरा नेट सेल प्राइस होगा। नेट सेल प्राइस का मतलब अगर आपको कुछ सेलिंग करने में खर्चे वर्चे होते हैं तो आप उसको घटा लोगे। तो बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन दोनों का डिफरेंस अगर कुछ होता है जैसे प्रॉफिट लॉस, तो आप उसको पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। देखो, कैरिंग अमाउंट नेट सेलिंग प्राइस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एक एग्जांपल मैंने लिखवाया था, आप लोग लिख लो कि राम सोल्ड, बहुत सिंपल है इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। राम ने सोल्ड किया कि निवेश प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का इसने बेच दिया। कैरिंग अमाउंट था इसका 6 लाख, मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी, 6 लाख की थी। अच्छा, राम पेड कमीशन ऑफ 1% इन सेलिंग, मतलब इसने 5% सेलिंग एक्सपेंस दिया। तो 5 लाख का 1% कितना हो गया आपका, 50 हजार, 50 हजार एक्सपेंस हो गया। तो इसको नेट प्रोसीडिंग कितना मिला, नेट सेलिंग प्राइस इसकी हुई 4.5 लाख, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 6 लाख। तो बैंक में कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं कि यहाँ पे आपको आया 4.5 लाख, और इनिशियल प्रॉपर्टी आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, कैरिंग अमाउंट ये आपकी थी 6 लाख, तो आपका लॉस कितने का हो गया, यहाँ पे पीएनएल को आप डेबिट करोगे कितने का, 1.5 लाख का। समझ गए, बस सिंपल। डिस्पोजल अंडर फाइनेंस लीज, मतलब आपने क्या किया, उसको फाइनेंस लीज पे चढ़ा दिया। तो फाइनेंस लीज पे चढ़ा, देखो इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी तो टू तो होगा ही, क्योंकि ये आपके पास से जा रहा है, और ये किस पे होगा, हमेशा बुक वैल्यू पे होगा, डेट इज कैरिंग अमाउंट। जो उसकी बुक वैल्यू होगी उसी पे उसका होगा। और लेसी को डेबिट करते हैं क्योंकि इसी से हमें पैसा लेना है, ले लो इंटरेस्ट इसमें भी। अगर इसका कोई डिफरेंस होता तो वो भी पीनल में जाएगा। सेम एग्जांपल है कि मोहन सेल एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज पे दे रहा है फॉर रुपीज 10 लाख, हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 1 8 कितना है, 8 लाख। तो लेजी डेबिट हो जाएगा 10 लाख से, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू हो जाएगी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का बेचा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 8 लाख, प्रॉफिट हो गया 2 लाख। वैसे क्या होता है कि लीज रेंटल हर साल आती है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बोल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीज आप पढ़ेंगे तो और मजा आएगा इन सब, वैसे आप लोग पढ़ के आए होगे। अब ये बहुत सही है, ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लो। देखो, इफ पेमेंट फॉर एन इन्वेस्टर प्रॉपर्टी इज डिफर्ड, डिफर्ड का मतलब क्या होता है, भैया मैं कुछ अभी दूंगा, कुछ बाद में दूंगा, या हर साल आपको कुछ दूंगा,
या मेरा ईएमआई बनवा लो आप 5 साल के लिए, डिफर्ड कर दिया जाता है आगे के कुछ सालों के लिए। द कंसिडरेशन रिसीव रिकॉग्नाइज इनिशियली एट कैश प्राइस। तो आप जो उसको रिकॉर्ड करोगे, तो आप इनिशियली आपको अगर बुक्स में इन्वेस्टर प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना है या उसको डी रिकॉग्नाइज करना है कि आपकी उसकी आज की वैल्यू कितनी मिल रही है। जैसे किसी ने बोला कि सर आप मुझे ये बाइक दे दो, मैं आपको हर महीने या 2 साल में आपको 50-50 हज़ार रुपये दे दूंगा, एक साल 50 हज़ार, एक साल अगले साल 50 हज़ार। तो आप ये देखोगे ना कि ये अगर आज मुझे टोटल मिलता तो मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर वो 1 लाख रुपए मैं कहीं भाड़े पे दे देता हूँ या कहीं ब्याज पे दे देता हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता। तो इंटरेस्ट पोर्शन अलग कर लेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट अलग कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड कलेक्शन, मतलब सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और यही वो वैल्यू रहेगी जो आपकी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी। फिर देखो पीएनएल कैसे आएगा, कैरिंग अमाउंट माइनस स्टेप 1। मतलब आपकी एसेट्स की बुक वैल्यू आ रही है मान लो 4 लाख रुपए और आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए, यानी आपका क्या प्रॉफिट हुआ ना 1 लाख का। 4 लाख की एसेट्स 5 लाख में बेच रहे हो, ऐसे होता नहीं है। और फिर तीसरा क्या होगा, इनकम कैसे निकालोगे, ये इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, मतलब ये इनकम नहीं, ये इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम कैसे निकालोगे सर, टोटल वैल्यू जो उसने डिसाइड किया, जैसे वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए देगा, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो 80 हज़ार, तो 20 हज़ार आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई। मतलब आज ये दोनों, मतलब 50-50 हज़ार जो मिल रहा है, अगर आज ये मिलता तो हमें 80 हज़ार रुपये मिल रहा है, और 2 साल बाद मिल रहा है तो 1 लाख रुपए, तो 20 हज़ार इंटरेस्ट इनकम हुआ। तो देखो वही बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो कि मेरे एग्जांपल में कितना था 1 लाख रुपए, और स्टेप 1 यानी प्रेजेंट वैल्यू जो मैं 80 हज़ार बोल रहा हूँ, तो 0.80 लाख, तो कितना हो गया 20 हज़ार रुपये इंटरेस्ट इनकम हो गया। सिंपल है, आ जाओ देख ले, तो क्वेश्चन देख लो। राम सोल्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू मोहन फॉर रुपीज 5 लाख, 5 लाख इसने बेचा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट सोल्ड इज 3,50,000, उसकी कैरिंग अमाउंट है 3.5 लाख रुपए। मोहन एसेट टू पे इनटू 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट देगा, यानी 1-1 लाख का इंस्टॉलमेंट बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कैलकुलेट प्रॉफिट एज वेल एज इंटरेस्ट इनकम, मतलब डी रिकॉग्नाइज करते समय आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और इंटरेस्ट इनकम निकालिए। तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ये हर साल 1 1 लाख आपको मिल रहा है, और ये तो आपको मालूम ही है 10% के रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। प्रेजेंट वैल्यू इसका मैंने देखो इधर कराया हुआ है, ठीक है। स्टेप 2 पीएनएल निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है और आपकी उसकी वैल्यू कितनी है। तो देखो आज की वैल्यू आपकी है 3,78,900, और इसके प्रेजेंट कैरिंग अमाउंट कितना है 3.5 लाख। 3.5 लाख की एसेट्स को आपने कितने में बेचा है, 3,78,900, 28,900 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हुआ ना, समझ में आ रहा है ना आपको, ये प्रेजेंट वैल्यू का किस्सा समझ में आ रहा है ना, कि आपको हर साल मिल रहा है, तो अगर आज ये वैल्यू मिलती तो आपको कितना पैसा मिलता है। तो आज के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है सर 3,78,900, और आपके बुक्स में वो वैल्यू है 3.5 लाख। 3.5 लाख का आपने माल 3,78,900 में बेच दिया, तो आपको 28,900 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको निकालना है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या निकालते हैं सर, इंटरेस्ट इनकम। सर इंटरेस्ट इनकम क्या होता है बच्चों, 3,78,900 आपको आज मिल रहा है, 2 सालों में उसने कितना देने को बोला है, 5 लाख, तो बाकी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा, खत्म। एंट्री देख लो आप। अब मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ यार, मैं एक बार कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल एंट्री है। सबसे पहले देखो आपको पूरा पैसा तो अभी मिल नहीं रहा, ओपनिंग, मतलब अभी आप ओपनिंग में हो, या एट द टाइम ऑफ ओपनिंग के समय, ठीक है। सबसे पहले रिसीवेबल को आपने डेबिट कर दिया, कितना पैसा आपको मिलेगा, टू असेट्स। रिसीवेबल कितने थे सर, 3,78,900, इतना ही मिलेगा ना सर आपको, बाकी तो आपका इंटरेस्ट इनकम है। टू असेट्स 3,50,000, टू प्रॉफिट 28,900, ये आपका बैलेंसिंग फिगर। दूसरी एंट्री रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट, इसका 10% चार्ज हुआ है, 10% डिस्काउंटिंग है, 10% चार्ज होगा। फिर आपको पैसा मिलेगा, कैश कह लो या बैंक कह लो, जैसे भी आपको पैसा मिले, कैश बैंक डेबिट टू रिसीवेबल, आपको 1 लाख रुपए हर साल वो देगा। ये इंड में बात हो रही है, अब ये इंड की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब फिर ये इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, ये जो इंटरेस्ट है इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए। अब असेट्स पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, असेट्स है तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। हाँ बहुत सही बेटो, बहुत सही। असेट्स को आप बेच रहे हो तो डिप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज होगा, आपके पास तो असेट्स है ही नहीं।
सर अगर मिड ऑफ द ईयर बेचते तो हाँ, तो उतने दिन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं और फिर कैरिंग अमाउंट लाते हैं। ये जो कैरिंग अमाउंट हमने आपको बताई है, देखो कैरिंग अमाउंट कितना बताया, 3.5 लाख रुपए बताया है। ये हमने लेके बताया था ना, कि मतलब जिस दिन असेट्स आप बेच रहे हो उसी दिन की जो है ये कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, मतलब जब आप किसी की बैलेंस शीट बनाओगे, अगर उसमें ऐसा होता है तो आप उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकालोगे। तो समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, आपको अगर लिखना है तो आप 1 सेकंड यहाँ पे होल्ड कर लो और इसको लिख लो, ठीक है? पहले आप इसको होल्ड कर लो, फिर आप इधर आ जाओ, इधर इसको होल्ड कर लो। चलो हो गया होगा, अब इधर आ जाओ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सर, इफ एनी कंपनसेशन, अगर आपको कंपनसेशन रिसीव्ड होता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी फॉर द इन्वेस्टर प्रॉपर्टी दैट वाज impaired, लॉस्ट और गिवन अप शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L व्हेन बिकम रिसीवेबल। यहाँ पे कुछ कुछ शब्द लिखे हैं, यहाँ रिसीवेबल लिखा है और यहाँ पे इम्पेयर्ड लिखा है, लॉस लिखा है। मतलब कोई असेट्स आपकी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। मतलब वो अब आपके पास नहीं रही, या वो आपका नुकसान हो गया वो असेट। जैसे एग्जांपल ले लो, फायर, सर वो आग लग गया, थेफ्ट, चोरी हो गया। तो एज एग्जांपल आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे मिलते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी तुरंत तो पैसा दे नहीं देती, वो पहले अपना जो है पूरा इंक्वायरी इंस्पेक्शन ये सब करती है। तो जब वो कह देती है कि हाँ सर आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, मतलब आपका ये कंफर्म हो जाता है, तो जो है आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यानी रिसीवेबल अगर हो गया तो आपको रिकॉग्नाइज करना ही करना है। सर रिसीवेबल हो गया, रिसीवेबल कैसे बचानेंगे बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर पढ़ना, मैं आपको वहां बताऊंगा कि कब आपका पैसा कमिट हो जाए कि मिल जाएगा। मतलब कंफर्म है आपको मिल जाएगा तो आपको रिकॉर्ड करना है। कुछ कुछ आपका पॉइंट्स होते हैं उसमें। मैंने ये नहीं बोला इसमें कि कैश हो तभी, क्योंकि हम लोग तो अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। तो अक्रूवल में तो अगर आपको पैसा मिलना है भैया तो आप उसको ले लो। ठीक है, चलो, एक छोटा सा पॉइंट था, डिस्क्लोजर। देखो अपने इंड एस में डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो इंडेस का प्रेजेंटेशन कर रहे हो वो डिस्क्लोज करना भी जरूरी है। क्योंकि देखो इंडेस आया क्यों था? ट्रांसपेरेंसी के लिए आया था ना, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आया था ग्लोबली लेवल पे। आपने बस बना दिया ठीक है, लेकिन आप उसका प्रॉपर नोट्स दो। एग्जाम में बच्चे नोट्स नहीं दे रहे हैं। एग्जामिनर के कमेंट आ रहे हैं कि बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स टू अकाउंट नहीं बना रहे, मैनेजमेंट नोट्स नहीं बना रहे। तो जो भी आपने किया है आपको उसको एक जगह प्रॉपर नोट करना पड़ेगा। जो जो भी चीजें आपने फॉलो कर रहे हो, जैसे देखो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बताओ कि कॉस्ट मॉडल चला रहे हो या फेयर मॉडल चला रहे हो। सर अभी आपने बताया इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल लेके ही चलना है। हाँ, तो फेयर वैल्यू निकालना था, वो केवल नोट्स टू अकाउंट में निकालना था। और अगर नहीं निकलता तो आप उसका रीजन भी बताओगे, और फेयर वैल्यू कैसे आया, कौन सी पॉलिसी आपने अपनाया, किस मार्केट से उठाया, ये सब बताओगे आप। देखो लिखा है ना, फेयर वैल्यू मेजर, अगर इफ नॉट मेजर बाय कंपनी वैल्यूअर देन रीजन शुड बी डिस्क्लोज। आपको रीजन बताना पड़ेगा। इन्वेस्टर प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आ रही है वो आप दिखाओगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको खर्चा करने में कुछ आ रहा है वो आप दिखाओगे। रिपेयर मेंटेनेंस डे टू डे सर्विसेज, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस इनकर डेट जनरेट रेंटल इनकम एज वेल एज नॉट जनरेट रेंटल इनकम। मतलब कोई खर्चे आपको जो है लग रहा है कि इससे हमारी रेंटल इनकम बढ़ रही है, ऐसा नहीं बढ़ रही है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपल। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, जो भी है। यूजफुल लाइफ, लाइफ कितनी है या डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। क्राइटेरिया यूज फॉर इन्वेस्टर प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री। मतलब आप उसको कैसे कह सकते हो कि इन्वेस्टर प्रॉपर्टी है, ओनर ऑक्युपाइड नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है। और कुछ होता है क्या? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना दिए ताकि आपको कैरिंग अमाउंट पता चल सके, बिगिनिंग में कितना है और एंड में कितना है। देखो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट है ना, फिर एडिशन रिप्लेसमेंट कुछ अगर किया है तो, वो था ना, कुछ पार्ट्स आपको रिप्लेस करना पड़ता है, इनिशियली डी रिकॉग्नाइज, फिर रिकॉग्नाइज, फिर बेच देते हो तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सिंपल, इनिशियल प्रॉपर्टी खत्म, आपका कुछ करना ही नहीं है। बताओ कैसा टॉपिक था? बहुत सही है यार, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो एक चीज मैं आपको इसके साथ ही लिखवाना चाह रहा हूँ कि इनिशियल प्रॉपर्टी में बच्चे क्या गलतियां करते हैं।
ठीक है। मिस्टेक्स ऑफन डन बाय स्टूडेंट्स। पहला मिस्टेक, वो क्या सोचते हैं ना कि कॉस्ट मॉडल अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे चल रहा है तो आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं निकालना है। कहाँ ऐसा लिखा है बच्चों? कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं निकालते। मैंने बोला आपको रीवैल्यूएशन अपवर्ड नहीं करना है, डाउनवर्ड भी करना है, इंपेयरमेंट लॉस भी बुक करना है। तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट मॉडल डज नॉट मीन्स दैट depreciation should not be charged in investment property। ये नॉट से सेंटेंस है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स मीन डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही करना है। समझ गए बच्चों? दूसरा देखो ना, मैं आपको ये आप खुद से भी लिखना कि आपकी जो हर चैप्टर में आपने क्या गलती करते हो बार बार, और उसको बार बार रिवाइज करना। ऐसे आपका मजबूत होगा हर एक चीज। दूसरा कि ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इज नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ऐसा क्यों है सर? वहां पे तो सब कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है? क्या अलग होता है बताओ तो मुझे। देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कब करोगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर सेम टू सेम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, मतलब ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। यहाँ भी डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, वहां भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहाँ भी डाउनवर्ड, वहां भी डाउनवर्ड। सर वहां अपवर्ड भी होता है पीपीई में, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी होता है। बच्चों यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं होता। अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं होता, लेकिन फिर भी फेयर वैल्यू निकालते हैं और उसको नोट्स अकाउंट में दिखाते हैं। तो जो आपकी पॉलिसी है डेप्रिसिएशन की वो सेम है, लगभग सेम है। तो आप इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कह सकते। इट इज जस्ट एन एस्टिमेट्स। ये आपका जो है ना, ये आप क्योंकि प्रॉपर्टी वही है, बस आप उसे यूज में चेंज कर रहे हो। तो इट डजंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो बस अब आ जाइए, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। मैंने क्वेश्चन भी करा दिया है, सब करा दिया था, लेकिन जो है देखो, ये 2, 6, 4, 5 ये सब मैंने करा दिया था, अब मुझे फिर से कराना पड़ेगा। चलो आ जाओ, चलो आपके लिए कुछ भी। सबसे पहले दूसरा, चलो आ जाओ बच्चों। ये बहुत दिक्कत है हाँ, मतलब तन्हाई में बैठ के शूट करना ना, बहुत ज्यादा है। पहले मैं एक चीज बताऊं आपको कि पहले मैं अपना कोचिंग्स में पढ़ाता था, और मतलब बच्चों के बीच में पढ़ाता था। बट अभी तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ आपको मालूम ही है, मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ। तो कैमरे के सामने पढ़ाना ना बहुत टफ होता है अपने लिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं जैसा पढ़ाता था वैसा ही पढ़ाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों के बीच में रहने से ना एक अलग खुशी होती है, मतलब मुझे अंदर से। फिर वो ना अंदर से पता नहीं क्या कुछ ऐसा मैं पढ़ाता हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और वो मैं पता नहीं क्यों, वो मैं अभी चाह के भी मैं वो नहीं पढ़ा पाता, पता नहीं। मतलब एक, जैसे कुछ लोगों का होगा ना कि कुछ लोगों को वो करने से बहुत खुशी मिलती है, तो वैसा वाला होता है। कुछ लोगों को जिम जाने से, मुझे भी जिम जाने से बहुत खुशी मिलती है, डांस करने से, सिंगिंग करने से।
तो ऐसा ना बच्चों के बीच में रहने से ना एकदम मतलब वो तो औसम फीलिंग होती है, मतलब कुछ आप पूछो कुछ हम पूछे, कुछ बात हो गुफ्तगू हो, क्यों। तो फिलहाल अभी मेहनत हो रही है कि बच्चों के बीच में आया जाए, उनके साथ पढ़ाया जाए, बात चल रही है। देखो कब हम आप लोग के बीच में आके आप लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने तो बॉस वेरी टफ, बहुत टफ है। चलो फिलहाल महादेव अपने साथ है। तो कन्वर्जन, कन्वर्जन में मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा पॉइंट आप लो। मैंने आपको बताया था सर, देखो कन्वर्जन पे मैंने आपको बताया था, ये चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हुआ, कन्वर्जन का डेट हुआ, यहाँ पे कन्वर्जन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आया, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। मैंने बताया था क्लोजिंग में जो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन के बाद जो बना, जैसे देखो यहाँ पे ये दूसरा था, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा था, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी था, और यहाँ पे ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी हो गया। तो सर यहाँ पे जो है ये क्या रहेगा, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये उस दिन कन्वर्जन जो होगा कितने किस पे होगा, कैरिंग अमाउंट पे ही होगा, ठीक है। फिर आपका ये यहाँ से चल के यहाँ हो गया, तो अब इसका जो अब जो वैल्यूएशन होगा किसके हिसाब से होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह होगा। डेट इज यहाँ पे अब क्या लगेगा, 40 लगेगा। यहाँ पे क्या लग रहा था सर, यहाँ पे लग रहा था 16, यहाँ भी क्या लगेगा सर, 16। चलो आ जाओ, इसी पे क्वेश्चन है बस। देखो एक्स लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज कैरीड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001, 15 लाख, 15 लाख का है। ये स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है तो आप स्टडी मेट के क्वेश्चन खोल सकते हो। 15 लाख का है कैरिंग अमाउंट। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड हैज स्टॉप लेटिंग आउट, देखो पहले तो ये बोल दिया कि इन्वेस्टर प्रॉपर्टी है तो अपने को क्लासीफाई करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लेटिंग आउट द बिल्डिंग एंड यूज इट एट ऑफिस मैनेजर, बोल रहा है कि अब मैं इसको ऑफिस के लिए यूज करूंगा। ऑन 31 मार्च 2001 मैनेजमेंट एस्टिमेट्स द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 लाख रुपीज एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर, रेसिडुअल वैल्यू इज नील। एक बार बताओ 31 मार्च 2001 की बात हो रही है क्या। हाँ। तो तो कैरिंग अमाउंट उस दिन कितनी थी सर, उस दिन कैरिंग अमाउंट जैसे इन्होंने, ऐसे ये है इनके मिड ऑफ द ईयर नहीं है, ये 31 मार्च 1 की बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया 31 मार्च 1। यहाँ पे इनकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर, 15 लाख रुपए। मैंने आपको क्या बताया है कि ट्रांसफर किस पे होगा, कैरिंग अमाउंट पे ही होगा। तो देखो ये क्या पूछ रहा है, हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंटेड फॉर द अबव इन्वेस्टर प्रॉपर्टी एज एन 31 मार्च। तो सर कैरिंग ट्रांसफर कितने पे होगा, 15 लाख पे, बिल्कुल सही है। देखो ट्रांसफर शुड इमीडिएट कैरिंग अमाउंट 15 लाख। सर अब तो इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो गई, पहले ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी थी, ये चल के क्या बन गई अब, ये बन गई सर आपकी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो चाहे इन्वेस्टर प्रॉपर्टी हो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन दोनों में बुक करते हैं इंपेयरमेंट लॉस। तो 5 लाख रुपए का अब क्या होगा, इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा। बुक होगा ना बच्चों, बिल्कुल होगा सर। अब फिर 10 लाख पे आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे। देखो इंपेयरमेंट लॉस देखो लिखा है ना, 5 लाख रुपए शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ओवर its useful लाइफ फ्रॉम 20 ईयर। सिंपल बच्चों। अब 10 लाख पे चार्ज करोगे ना, 5 लाख बुक करने के बाद 10 लाख रुपए एसेट्स आ जाएगी, बस खत्म। दो, अब 6 4 5, चार पहले देख लेते हैं। आ जाओ चार भी देख ही लेते हैं। अरे बच्चों सब कराया हुआ है। ये सब नए क्वेश्चन डाले गए हैं बुक्स में। चलो आ जाओ, मैं पढ़ूं या सर बिल्कुल पढ़िए आप। चलो देखो लिखा है, सर एक्स लिमिटेड इज इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, एंड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 को एक्स लिमिटेड परचेज अ लार्ज प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड एंड इमीडिएटली बिगन टू लीज द प्रॉपर्टी टू वाई लिमिटेड ऑन ऑपरेटिंग लीज। सर ऑपरेटिंग लीज है, रेंटल इनकम आएगी।
सर लैंड खरीदा है, तो क्या ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी है क्या? सोचो, इन्वेस्टर प्रॉपर्टी होने के लिए क्या जरूरी है? लैंड एंड बिल्डिंग, हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम। सर कैपिटल तो एप्रिशिएट होगी ही होगी, और यहाँ पे तो बोल दिया ऑपरेटिंग लीज यानी रेंटल इनकम भी आ रही है, तो इन्वेस्टर प्रॉपर्टी है। बोला 20 लाख रुपए एनुअल रेंटल है आपकी। 31 मार्च 2005 को फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 2 करोड़ 60 लाख। ओ माय गॉड, 2 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई 31 मार्च 2005 को। सर अपवर्ड रिवैल्यूएशन इनिशियल प्रॉपर्टी में बुक करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, केवल हम लोग फेयर वैल्यू को कहाँ दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं, और ये शुड बी डन बाय कंपिटेंट वैल्यूअर। इफ इट इज नॉट डन बाय कंपिटेंट वैल्यूअर देन रीजन शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है बच्चों, तो अपना ये 2 करोड़ 60 लाख रुपए जो वैल्यू है, ये आप केवल नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हम लोग बुक नहीं करते। Under the term of the lease, While Limited was able to cancel the lease by giving 6 month notice। मतलब बोल रहा है अगर आप तुझे छोड़ के जाना है तो 6 महीने पहले बताना होगा। इन राइटिंग सॉरी, While Limited gave this notice on 31 मार्च, 31 मार्च को नोटिस दे दिया, तो बच्चों 6 महीने जोड़ लो, 30 सितंबर तक वो खाली कर देगा, और वैकेट भी कर दिया 30 सितंबर। अब एक बार बताओ, एक बार बताओ, ये आपका 31 मार्च है, 31 मार्च 5, ये जा रहा है आपका 30 सितंबर 5 को, तो ये 6 महीने तो रेंट देके गया है ना? सर रेंट कितना देके गया है? 20 लाख एनुअल रेंटल है, मंथली नहीं था। तो 6 महीने का रेंट कितना हो गया सर? 10 लाख। सर 6 महीने का रेंट कितना हो गया? 10 लाख। सर 20 भागे 2, तो ये आपका आ गया 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए कहाँ जाएगा? सर पीएनएल में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेंटल इनकम पीएनएल में, तो ये 10 लाख रुपए आपका पीएनएल में चला जाएगा। फिर आगे क्या बोला? द फेयर वैल्यू, ये तो आपका, अच्छा ये भी आप सोच लो कि ये जो 2 करोड़ 60 लाख बोला था, ये कब था? 31 मार्च 2005 को। सर ये क्या होगा? ये आपका 31 मार्च 2005 में आप इसको क्या दिखाओगे? फेयर वैल्यू को किसमें दिखाओगे आप सर? सर आप किसमें दिखाओगे फेयर वैल्यू को? आप जो है नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे। सर दिखाएंगे ना, बिल्कुल दिखाएंगे सर। ठीक है, अब क्या हुआ? 30 सितंबर को, जिस दिन उसने छोड़ा, द फेयर वैल्यू द प्रॉपर्टी 2 करोड़ 90 लाख। भाई साहब और बढ़ गया। सर ये क्लोजिंग डेट है क्या? क्लोजिंग डेट तो नहीं है, तो अभी तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिखाना चाहते हो दिखा दो कि भैया 30 सितंबर को इतनी हो गई, बट डजन इफेक्ट अकाउंटिंग। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? एक्स लिमिटेड इमिडिएटली बिगन टू कन्वर्ट द प्रॉपर्टी इनटू 10 सेपरेट फ्लैट्स। जैसे ही उसने छोड़ा, ये हिल गया। ये बोल रहा है अब मैं फ्लैट बनवाऊंगा 10 इक्वल साइज का, विच एक्स लिमिटेड इंटेंडेड टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोल रहा है हम इसको ऑर्डिनरी कोर्स मतलब सामान्य तौर पे इसको बेचेंगे, मतलब हम अपना धंधा बना लेंगे फ्लैट बेचने का। ओ माय गॉड, तो ये बोल रहा है धंधा बनाएगा, तो ये स्टॉक बना रहेगा अपना, ये इसका माल हो गया अब ये। तो सर अब क्या लगेगा इस पे? इंडेयस टू इन्वेंट्री हो गया इसका। कब हुआ सर ये? कन्वर्जन हो रहा है, देख रहे हो? ये आपका कन्वर्जन हो रहा है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्ट किस पे होता है आपका सर? कैरिंग अमाउंट पे होता है ना? अरे मैंने कितनी बार बताया आपको, 1 अक्टूबर को हुआ तो कन्वर्ट तो हुआ ना, तो कन्वर्ट कितने पे होगा? कैरिंग अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? सर 2 करोड़ चली जा रही है, तो कैरिंग अमाउंट तो सर आपका 2 करोड़ हो गया। सर 2 करोड़ कैसे हो गई? ये तो 1 अप्रैल 2001 को थी, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे क्या आप? अरे उसमें बोला ही नहीं है, मैं कैसे चार्ज कर दूं? अगर बोला होता तो मैं चार्ज करता, कुछ दिया ही नहीं है। अगर होता तो मैं चार्ज करता और आज की वैल्यू निकलता। हाँ ठीक है, चलो अब ये उस दिन जो है इसकी कैरिंग अमाउंट 2 करोड़, तो इतने पे ही जो है आपका वो ट्रांसफर होगा। फिर आगे अब ये क्या हो गया? अब ये आपका स्टॉक हो गया। अब देखो, एक्स लिमिटेड स्पेंड टोटल 60,000 ऑन दिस कन्वर्जन प्रोजेक्ट बिटवीन 30 सितंबर टू 31 मार्च 2006। मतलब इस दौरान इसने 60 लाख रुपए और खर्चे किए हैं। द प्रोजेक्ट वाट इनकम्प्लीट, अभी भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि ये आपका WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। WIP का वैल्यूएशन कैसे करते हैं बच्चों? बताओ बताओ। सर आप ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको क्या बताया है कि अब 31 मार्च को, तो अब ये तो इन्वेंट्री हो गई,
31 मार्च को सर ये क्या हो गई, 31 मार्च को तो सर आपकी इन्वेंट्री हो गई। तो अब आपको इंड एस 2 का भी नॉलेज होना चाहिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि अगर आपका WIP है तो इसका वैल्यूएशन जो है आपका, इसका वैल्यूएशन अगर आपको करना है सर तो आप किस पे करोगे, तो इसमें बोला जाता है आप कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे करेंगे सर। सर NRV कैसे निकलती है WIP के लिए, NRV फॉर WIP नेट रिलाइजेबल वैल्यू WIP के लिए क्या होता है सर, आप मार्केट प्राइस लेते हैं माइनस सेलिंग एक्सपेंस कर देते हैं माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन करते हैं। सर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या होता है कि बच्चों, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मतलब ये होता है कि अभी इसको फिनिश गुड बनाने में और कितना खर्चा होगा। तो अब आ जाओ, तो 60 लाख तो इसने खर्चा कर दिया, अब ये क्या हो गया आपका स्टॉक हो गया। क्या क्या कॉस्ट में जाता है स्टॉक के, सर उसको बनाने में तो जितने खर्चे जाएंगे वो सब जुड़ेंगे, तो 60 लाख तो उस पर जुड़ेगा। सर उसकी कॉस्ट कितनी हो गई, सर 2 करोड़ थी उसकी कॉस्ट, सर इसने 60 लाख रुपया खर्चा कर दिया, सर अब ये 2.6 करोड़ हो गए ना सर। ठीक है, द प्रोजेक्ट वार इनकम्प्लीट, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फर्दर 40 लाख रुपए टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एस्टिमेट, ये क्या बोल रहा है 40 लाख रुपए और लगेगा, और लगने के बाद फ्लैट ईच, बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, ईच लिखा है, एक आपका बिकेगा 50 लाख का। सर आपकी कितनी फ्लैट्स हैं, 10 फ्लैट है, तो पूरी फ्लैट्स आपकी कितनी बिकेंगी, मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि पूरी फ्लैट्स आपकी बिकेगी 5 करोड़ की। अब क्या बोल रहा है, एग्जामिन सो हाउ दिस 3 इवेंट्स, ओ माय गॉड 3 इवेंट्स वुड यू रिपोर्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्ट लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। पहले तो ये बताओ 3 इवेंट्स है कौन कौन से। सबसे पहला इवेंट, उसने नोटिस दिया था 1 अप्रैल को नोटिस दे दिया, तो सर ये नोटिस जिस दिन दिया 31 मार्च 2005 को, तो ये फेयर वैल्यू में हम दिखा देंगे सर, ठीक है, ये पहला हो गया। और ये 30 सितंबर को, ये दिखाना है मत दिखाओ आप, लेकिन इसको दिखा देना, ये पहला नहीं है। 6 महीने का देखो ये रेंटल इनकम कितना आया था, 10 लाख रुपए, ये सबसे पहला था कि आप इसको कहाँ डालोगे, पीएनआर में डालोगे, ठीक है, ये सही है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, कन्वर्जन हुआ 30 सितंबर को, तो ये 2 करोड़ 90 लाख, ये आपको इसको फेयर वैल्यू ये कहाँ दिखाओगे, आप नोट्स अकाउंट में दिखा दोगे, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब फिर आपका ये स्टॉक हो गया, स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, मैंने क्या बताया, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, 2 करोड़ 60 लाख, ये इसकी कॉस्ट आ गई। देखो 2 करोड़ रुपया चल रही थी, 60 लाख और इसने खर्चा कर दिया उस पे बनवाने में, तो 2 करोड़ 60 लाख रुपया हो गया। अब इसकी एनआरवी कैसे निकलेगी, सर एनआरवी कैसे निकालते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं आपको सब कराऊंगा, ये सब सिंपल से क्वेश्चन है। देखो एनआरवी अगर आपको निकालना है, देखो यहाँ पे मैंने एनआरवी निकाला है, ये देखो एनआरवी सेलिंग, देखो ये फिनिश गुड के लिए एनआरवी अलग होता था, मतलब अभी जब आपको याद होगा शायद AS2, या नहीं याद है तो भी मैं पढ़ाऊंगा, एनआरवी WIP के लिए अलग होता है। तो मैंने क्या बताया था, मार्केट प्राइस ले लीजिए, सेलिंग एक्सपेंस घटा लीजिए, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कर दीजिए, तो देखो मार्केट प्राइस कितना था, फिर वो बोला था ना 5 लाख रुपए एक का, तो 10 का हो गया आपका 50 लाख, और ये क्या बोल रहा है 40 लाख रुपए सर और लगेगा बनवाने में, तो 40 लाख हमने खर्चा कर दिया। सर सेलिंग एक्सपेंस तो आपको माइनस ही नहीं किया, नहीं दिया तो क्या जबरदस्ती माइनस करूं मैं, नहीं ना, जबरदस्ती किसी को मैं दलाली दे दूं, नहीं। तो सर आपकी कॉस्ट, उसकी एनआरवी कितनी आ गई, 4 करोड़ 60 लाख रुपए। तो सर देखो कॉस्ट है आपका 2 करोड़ 60 लाख, मार्केट प्राइस है आपका कितना, मतलब एनआरवी है आपका 4.5 4 करोड़ 60 लाख, तो दोनों में से लोअर कौन सा हुआ, 2 करोड़ 60 लाख, तो सर 2 करोड़ 60 लाख आप दिखा दोगे। सर इस एनआरवी को कहीं दिखाना है क्या, अरे इंडिया 40 नहीं चल रहा है, इंडिया 2 हो गया है अब ये, तो 2 में ऐसा कहीं नहीं बोला कि फेयर वैल्यू को आपको दिखाना है। चलो आ जाओ देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो क्या लिखा है, कैरिंग अमाउंट द रिक्लासिफाइड प्रॉपर्टी, कैरिंग अमाउंट कितना है, 2 करोड़, इतने पे ही वो ट्रांसफर होगा। 31 मार्च 2006 को 6 महीने का रेंटल इनकम बुक करेगा, 30 सितंबर तक का जो रेंटल इनकम,
साल तो क्लोज होगा 31 मार्च को ही ना भाई साहब। तो 10 लाख रुपए पीनल में जाएगा। एडिशनल कॉस्ट 60 लाख, ये उसको में जुड़ जाएगा। एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 2 करोड़ 60 लाख हो गया। सेलिंग प्राइस टोटल 5 करोड़ हो गया। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 40 लाख हो गया, घटा के 4 करोड़ 60 लाख हो गया। फ्लैट आपका इतना आ गया 2 करोड़ 60 लाख। और ये करंट एसेट्स हो गया। बस सिंपल, कुछ करना नहीं है। कोई दिक्कत? नहीं, अभी मैं बड़े बड़े, अरे ये छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, मैं क्या ही कराऊंगा आपको इसमें। मैं आपको कराऊंगा कराऊंगा, घबराओ नहीं, मैं आपको सब कराऊंगा। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये सब आपको तो ऐसे ही नंबर देके जाएंगे। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। सब पढ़ाया हुआ था यार, वो वीडियो बीच में रुक गया ना, इसीलिए ऐसा होगा। छोड़ो, क्या ही मैं बोलूँ अब, अलग दर्द है। चलो आ जाओ। ये देखो। अरे यार खुश हो जाओ, इंडिया खत्म होने वाला है अपना 40। शौर्य लिमिटेड ओन अ बिल्डिंग ए, इसके बाद एक बिल्डिंग है विच इज स्पेशली यूज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंटल। बिल्डिंग है, लैंड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग इन इंडिया 40, रेंटल पर्पस सर इंडिया 40 लगेगा। द कंपनी हैज नॉट बीन यूजिंग द कंपनी बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटी फॉर ओन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो खुद के लिए यूज नहीं करती है, मतलब ये प्योर इन्यूजिबल प्रॉपर्टी है। The company is also exploring the opportunity to sell the building if it's get the reasonable amount in consideration। वो बस ढूंढ रही है ऐसा मौका कि भैया अगर अच्छा प्राइस मिल जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो भैया तुम्हारे ढूंढने से हम कन्वर्जन नहीं कर देंगे कि अब इसको स्टॉक बना दो, नहीं नहीं भाई, वो धंधा नहीं है आपका। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर बिल्डिंग ए फॉर द ईयर 31 मार्च 2002। अच्छा ठीक है भैया। बिल्डिंग ए was initially purchased at a cost of 10 crore। At the time, useful life of the building was estimated to be 20 years। उस समय 20 साल थी। आउट ऑफ विच 5 ईयर हैज बीन एक्सपायर्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल यानी इस साल का ओपनिंग की बात कर रहा है। एसएलएम चलाती है। तो चलो आज पहले तो इसका डेप्रिसिएशन देख लेते हैं तो कितना हुआ अभी तक। तो 20 साल था, 5 साल बीत गए हैं। तो पहले एक बात बताओ, इसका हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? तो आपका 10 करोड़ है, डिवाइड बाई 20 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, लैंड की भी स्क्रैप वैल्यू, वाह वाह। सर एक साल का कितना हो गया? ये ईयर लिखा है मैंने। सर आपका एक साल का हो गया, आपका अगर ये 10 साल होता रहा 1 करोड़, 0.50 करोड़। ये आपको ईयर आ गया ना, एक साल का डेप्रिसिएशन। आपको 5 साल हो गया डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। तो 0. एसएलएम चल रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं मैं, 2.5 CR हो गया। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि सर बुक वैल्यू एट, बुक वैल्यू किस दिन सर? बुक वैल्यू आपकी जो है 1 अप्रैल 2001 को बुक वैल्यू कितनी होगी? सर आप 10 करोड़ में से, 10 करोड़ था नहीं, 10 में से 2.5 माइनस कर लीजिए, यही डेप्रिसिएशन है आपकी सर, 7.5 करोड़ ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, चलो। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग। भाई साहब बहुत पैसे हैं इसके पास, दूसरी बिल्डिंग खरीद रहा है विद द पर्पस टू होल्ड इट कैपिटल एप्रिसिएशन। बस लेके छोड़ना चाहता है। द प्रॉपर्टी वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल को एट द कॉस्ट ऑफ 2 करोड़। भाई साहब, ये ए की बात थी, ये बी की बात हो रही है। बी की बात क्या हो रही है? इसने 2 करोड़ का एक नया बिल्डिंग खरीदा है। इसकी जो कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड लाइफ 40 साल है। एसएलएम चलता है, ठीक है, इसके भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 1-2 में बोल रहा है कंपनी, अभी देखो इसका भी निकालना है क्योंकि 1 अप्रैल 1 की वैल्यू निकाली है, अभी हम लोग को 31 मार्च 2 तक आना है तो 1 साल और डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 1-2 कंपनी अर्न इनकर फॉलोइंग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी। देखो, ये रेंटल इनकम कमा रहा है बिल्डिंग ए से, बिल्डिंग ए से रेंटल इनकम, बिल्डिंग बी से रेंटल इनकम, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस फीस टैक्सेस। मतलब देखो भाई साहब, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका इनकम हो गया। रेंटल इनकम हम कहाँ डालते हैं? पीनल में डालते हैं। सर ये सेल्स प्रमोशन हो गया, कैपिटल है क्या? कॉस्ट में जुड़ेगा? नहीं नहीं बच्चों, प्रमोशन कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा ना, रेंट पे ले लो। फीस एंड टैक्सेस दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, रिपेयर करवा रहे हो, प्रोफेशनल फीस दे रहे हो। बच्चों ये एक्विजिशन के समय का नहीं है। अगर होता तो बोलता, तो नॉर्मल कोई फीस होगा। कमीशन ब्रोकरेज दे रहे हो, तो सर ये सब जो भी खर्चे हैं ये आपका क्या है? ये आपका
रेवेन्यू नेचर का है। सर आप इसको कहाँ डालोगे, पीएनआर में डालोगे। द कंपनी जाएगा ना पीएनआर में, बिल्कुल जाएगा। और फिर आगे पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ए एंड बी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस द मैनेजमेंट सॉट एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट चाहती है कि उसका कोई इंड एस उसका बन सके। ठीक है, तो चलो आ जाओ। फ्रॉम द स्पेशलिस्ट सो एज टू असर्टेन द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्डिंग ए एंड बी, ताकि वो जान सके कि इसे फेयर वैल्यू है कितनी। देखो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब रिपोर्टिंग के लिए हो रहा है, क्योंकि इंडियस में आपको फेयर वैल्यू इंडियस 40 में रिपोर्ट करनी पड़ती है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप उसका रीजन बताएंगे। द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैज वैल्यूड द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर वैल्यूएशन मॉडल रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमिटी। भाई साहब बहुत बड़े बड़े लोग हैं लग रहा है। तो ये जो भी ज्ञान दे रहे हैं इनको हम पूरा एज इट इज अपने नोट्स में दिखाएंगे कि इसने ये मॉडल फॉलो करके अपनी फेयर वैल्यू निकालनी है। फेयर वैल्यू हैज बीन कैपिटल बाय मेथड, देखो ये मेथड भी बोल रहा है, तो सर ये भी दिखाएंगे कि सर ये मेथड जो है स्ट्रीमलाइन प्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो सर हमारा मेथड जो हो गया वो कौन सा हो गया सर, ये मेथड हो गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। ठीक है, और आप किसने रिकमेंड किया है ये आप दिखा दोगे नोट्स अकाउंट में, बस ये सब दिखाना है। फिर क्या बोल रहा है, अदर की इनपुट फॉर वैल्यूशन, और क्या क्या वैल्यूशन में है। द एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट जो है फॉर द पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी रेंज इन द 50 एंड 60 पर मंथ पर स्क्वायर फीट, 50 to 60 रहता है। एंड इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर ईच ऑफ 3 ईयर, हर 3 साल में 10-10% बढ़ेगा। वेटेड डिस्काउंटिंग रेट जो है 12 से 13%। ये सब आप कहाँ दिखाओगे यार, ये सब आप जो भी बता रहा है ना ये सब ओनली फॉर द नोट्स टू अकाउंट। फिर देखो क्या लिखा है, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज मेजर एट 10 करोड़ 50 लाख। फेयर वैल्यू भी आ गया, तो फेयर वैल्यू तो हम लोग दिखाते हैं 10 करोड़ 50 लाख का। अपवर्ड रिवैल्यूएशन बुक करोगे क्या। ये क्या बोला, प्रॉपर्टीज बोला। प्रॉपर्टीज का मतलब इसमें ए भी है प्लस बी भी है। अब दोनों की कैरिंग अमाउंट पहले निकाल ले कितनी आती है। अगर ये फेयर वैल्यू कम है तो हमें इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा, अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो एज इट इज हम बस दिखा देंगे, कुछ बुक नहीं करेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी गिवन इन द फाइनेंशियल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस। ठीक है, व्हाट विद द ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी इन द बैलेंस शीट ऑफ सॉरिया लिमिटेड। सर वो तो इन्वेस्टर प्रॉपर्टी ही है, बस उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेंसेस है और इनकम है वो पीएनएल में जाएगी, और उसके कैरिंग अमाउंट आपको बतानी है कितनी है। प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्लोजर एंड कंप्यूटेशन इन लाइन विद द रेलेवेंट इंडियाज। ट्रीट इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट नोट एंड शेड्यूल द गिवन ऐसे इन द बैलेंस शीट, मतलब आप उसका सेपरेट नोट दे सकते हो तो दे दो ना। पहले आ जाओ, मैं उसकी जो है आज की वैल्यू निकाल लूँ पहले। हाँ तो ये 7.5 लाख रुपए हो गई। तो सर 1 साल का डिप्रिसिएशन और निकाल लूँ मैं, कितना था सर 0.5, 1 साल का मैंने ये निकाला है ना 0.5, तो ये हो गया सर आपका 7 करोड़ बिल्डिंग ए की। सर बिल्डिंग बी की कॉस्ट कितनी थी सर, इसने कितने में खरीदा है, 2 करोड़ का खरीदा है। 2 करोड़ का, इसकी लाइफ कितनी है 40 साल। सर इसका कितना आ गया सर, 0.05 आएगा क्या। हम्म मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि 0.05 आएगा, हाँ सही है। तो सर इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 1.95 इसकी कॉस्ट आ गई। सही है ना, ये मैं देख लेता हूँ यार एक बार, कितना 2 करोड़ है, डिवाइड बाई 40। हाँ 0.05, ये भी तो करोड़ में था ना, मतलब अगर ये 5 लैक्स हो गया एक तरीके से, हाँ सही है। तो 1.95 ये इसकी कॉस्ट हो गई। तो उस साल का डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 0.05 ये और 0.5 ये। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं कहूँ कि देखो मैंने ये निकाला भी हुआ है, 0.5 ये किसका है सर, ये आपका ए का है और ये आपका बी का है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। डेप्रिसिएशन दोनों का कितना हुआ सर, डेप्रिसिएशन हो गया आपका 0.55, ये आप कहाँ जाएगा, पीएनआर में जाएगा। सर कैरिंग अमाउंट कैसे आया, कैरिंग वैल्यू कैसे आया, 7 उसकी हो गई कॉस्ट, देखो कैरिंग अमाउंट ये बिल्डिंग ए की है और 1.95 ये बी की है, तो कैरिंग अमाउंट टोटल कितनी आ गई सर 8.95। फेयर वैल्यू कितना है 10.50 करोड़, ज्यादा है। तो आप डाउनवर्ड तो कुछ है नहीं, तो बस इसको आप क्या दिखाओगे, नोट्स अकाउंट में दिखा दोगे, खेल खत्म बच्चों।
देखो 8.95 कैरिंग अमाउंट है ना ये, नेट बैलेंस कैरिंग अमाउंट 8.95, हम लोग का कितना आया और देखें 8.95 आया ना ये 8.95। फिर आ जाओ, डेप्रिसिएशन कितना है इनका 0.55, हमारा कितना आया है डेप्रिसिएशन 0.55। ये सब 75 25 1 करोड़। तो ये तो आपका देखो, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये आपका इनकम है गया, ये डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा, तो ये आपका नेट इनकम। ये बस एक नॉर्मल सा ड्राफ्ट पीनल बताया हुआ है, बाकी सब नोट्स टू अकाउंट, कंपनी ने क्या कंसीडर किया, ठीक है, फैक्टर लाइक रेंटल एग्रीमेंट, एरिया, वो बोलता ना स्क्वायर, मंथ, टेन्यूर, ये सब चीजें, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये देखो IVSC मैंने बताया था, ये भी आपको बताना है। और भैया क्या, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, पर स्क्वायर फीट, डिस्काउंटिंग रेट, रेंट ग्रोथ, रेंज, ये सब चीजें आप नोट्स अकाउंट में बताओगे ताकि किसी को समझने में आसानी हो। बस सिंपल यार, खत्म हो गया वो क्वेश्चन। वो अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी फिर से कराना पड़ रहा है मुझे। आपके कोई भी डाउट रहेगी ना तो मुझसे, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव लेके देख रहे हो, तो ये जो नंबर दी हुई है ना यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, तो बच्चों ये जो नंबर दी हुई है आप इस पे कॉल कर सकते हो। ये देखो ये नंबर दी हुई है, ये मेरा खुद का नंबर है, मतलब मेरा ऑफिस का ही नंबर है, मैं इस पे हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहता हूँ, मतलब जवाब देते रहता हूँ। तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हो। कॉल बोला क्या मैंने, चलो कॉल कर लेना, नहीं व्हाट्सएप ही करना, बहुत कॉल आते हैं। देखो अब क्या है, छठवां क्वेश्चन, टाइप ऑफ इन्वेस्टर प्रॉपर्टी एक्स। ये जो भी क्वेश्चन है भाई साहब स्टडी मैट के ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ आपको नए नहीं मिलेंगे। मैंने RTP MTP इसका एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, जब वो कराऊंगा तो आपको बता दूंगा और उसको आपको दे भी दूंगा, वो आपकी बुक में होगा। तो एक्स लिमिटेड ओन अ लैंड बिल्डिंग हुज फ्यूचर यूज वाज नॉट डिटरमाइंड एज ए 31 मार्च 2001। एक बार बताओ, उसके पास लैंड है ना, यूज भले ही डिसाइड ना हो, उसके भाव तो बढ़ रही है, तो सर इन्वेस्टर प्रॉपर्टी हो गया ये। हाउ शुड द प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज एन 31 मार्च 2001। बोला कैसे क्लासिफाई करे, अरे भैया वो इन्वेस्टर प्रॉपर्टी हो गई। आपको क्या लगाओगे, 40 लगाओगे इंडियस। अब क्या हुआ फिर सर, जून में, जून 2001 में कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज। ओ माय गॉड, कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया इसने, मतलब ऑफिस के यूज के लिए ले रहा है। सर ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या लगेगा आपको, इंडिया 16 लगेगा। प्रिज्यूमिंग दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग विल स्टिल बी प्रोग्रेस एज एट 31 मार्च। हाँ ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस रहे ना। सर ये तो इन्वेंट्री लग रहा है, कैसे इन्वेंट्री लग रहा है, बेचने के लिए बनवा रहा है क्या, नहीं ना ऑफिस यूज के लिए, तो 16 लगेगा वहां पे। अब क्लोजिंग मतलब, और क्लोजिंग में भी क्या लगेगा सर आपका, सर क्लोजिंग में भी आपका क्या लगेगा, इंडेयस 16, क्योंकि अब ये सर अपना रूप बदल लिया, अब ये 16 हो गया, ये आपका ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, हाउ शुड एक्स लिमिटेड, हाउ शुड द लैंड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड बाय एक्स लिमिटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन 31 मार्च 2002। ये इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कि अगर वो ऐसे कर लेता तो क्या हो? सर अब ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गया और ये क्या लगाएगा, इंडेयस 16 लगाएगा। जिस दिन कन्वर्जन हुआ वो बुक कैरिंग अमाउंट पे ही ट्रांसफर होगा, ये सब ज्ञान आप उसको दे देना। देखो क्या लिखा है, सिंस एक्स लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज द प्रॉपर्टी शुड बी रिक्लासिफाइड फ्रॉम इन्वेस्टर प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्युपाइड। और जो पहला वाला क्वेश्चन था कि उसका यूज डिसाइड नहीं था, तो देखो अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज, तो भी जो है शुड बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टर प्रॉपर्टी। Will there be a change in the carrying amount of in property resulting from an changes in use? कैरिंग अमाउंट में चेंज होता है क्या, नहीं ना, जिस कैरिंग अमाउंट पे रहती है उसी कैरिंग अमाउंट पे वो ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा कि सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, डू नॉट चेंज द कैरिंग अमाउंट, ठीक। वेदर चेंज इन द क्लासिफिकेशन टू और फ्रॉम इन्वेस्टर प्रॉपर्टी इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं ना बच्चों,
तब भी डेप्रिसिएशन लग रहा था, अब भी डेप्रिसिएशन लग रहा है। सर मैं डेप्रिसिएशन बार बार क्यों बोला हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन का चेंज जो है अकाउंटिंग पॉलिसी माना जा रहा था। मेथड्स ऑफ द डेप्रिसिएशन इन चेंज, सर वहां भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो काहे का चेंज? तो नहीं सर, चेंज नहीं है। वुड यू आंसर टू ए, मतलब जो पहले वाले में पूछा, पहले वाले में क्या पूछा था? अच्छा, मतलब ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बन गया था ना। हाँ, तो अब अच्छा वो आंसर चेंज हो सकता है कब, जब डिफरेंट अलग होगा क्या, मतलब क्या अलग होगा? देयर बी अ मैनेजमेंट इंटेंशन टू कमेंस कंस्ट्रक्शन। वो ना बस सोच रहा है इस पे ना बिल्डिंग बनवा लेता हूँ मैं, तो कितना सही रहेगा। ए भाई, सोचने से नहीं होता। आप जब तक काम ना करो ना तब तक कुछ नहीं होता, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, सोचते रहोगे सीए बन जाओगे, वो नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। यहाँ भी इसका जवाब देख लो, देखो, नो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है ना, नो द चेंजेस इन द क्लासिफिकेशन इज ड्यू टू। अच्छा, ये उसका क्वेश्चन है ना, ये देखो ये क्या लिखा है, मेयर मैनेजमेंट इंटेंशन फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी डू नॉट एविडेंस की चेंजेस इन यूज। मतलब वो नहीं माना जाएगा कि आपने जो है ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वो क्या किया, ट्रीट किया जाएगा इन्वेस्टर प्रॉपर्टी। तो हम लोग की क्लास पूरी खत्म हो गई बच्चों, इंडियस 40 खत्म एकदम मजे में, पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। जितने भी क्वेश्चन थे आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन थे, मजा आ गया होगा आपको पढ़ के। तो ठीक है बच्चों, अपने लिए कुछ करो, मेहनत करो, कुछ समय का मेहनत है, और फिर मौज ही मौज है। सर आपके तो मौज है। हाँ है ना, बहुत मेहनत किया भाई। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।